जिस तरह हमारे यहाँ आपातकाल पुलिस होती है, उसी तरह अमेरिका में एक अलग पुलिस डिपार्टमेंट होता है जिनका काम जंगलों और पहाड़ों पर खोए हुए लोगों को ढूंढने का होता है। अपनी 35 साल की नौकरी में खोए हुए लोगों को ढूंढने का मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। ज्यादातर लोग या तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं या फिर किसी पहाड़ी से फिसलकर रास्ता भूल जाते हैं और वापस नहीं जा पाते। जैसा कि पुरानी कहावत है कि अगर खो जाओ तो जहां हो वहीं रहो। इसलिए ज्यादातर लोग जो जंगलों और पहाड़ों पर खो जाते हैं वो वही आसपास ही मिल जाते हैं और कहीं दूर नहीं जाते। लेकिन 2 बार मेरे पास ऐसे केस आए जहां ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों ही केसेस ने मुझको अंदर तक हिला के रख दिया था और इन्हीं केसेस ने मुझे आगे मोटिवेशन दी कि मैं पूरी शिद्दत के साथ खोए हुए लोगों को ढूंढूं जिन लोगों को ढूंढने का जिम्मा मुझे दिया गया है। पहला केस था एक छोटे से लड़के का जो अपने अपने माँ बाप के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गया था। वो बच्चा और उसकी छोटी बहन दोनों एक ही साथ खोए थे। दोनों बच्चे माँ बाप के साथ ही खेल रही थे कि माँ बाप की नजर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही उनसे हटी और दोनों बच्चे अचानक गायब हो गए। माँ बाप के काफी ढूंढने पर भी जब बच्चे नहीं मिले तब उन्होंने हमें फोन किया। मैं अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचा जहां से बच्चे गायब हुए थे। थोड़ा सा ढूंढने पर बच्ची तो बहुत जल्दी मिल गई, पर दो छोटा लड़का नहीं मिला। जब बच्ची से हमने उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि भैया को भालू अंकल लेकर गए हैं। उसने बताया कि भालू अंकल ने उसको खाने के लिए पेड़ दिए और उसको किसी को कुछ न बताने के लिए बोला। वो बस भैया के साथ थोड़ी देर खेलना चाहता था, बच्ची ने बताया। आखिरी बार बच्ची ने अपने भाई को देखा था तब वो भालू अंकल के कंधों पर बैठा हुआ था और खुश था। जाहिर था कि हमारा सबसे पहला शक गया कि शायद ये किडनैपिंग का केस है और बच्चे को किसी ने बेहल्ला फुसला के किडनैप कर लिया है। लेकिन उस एरिया को अच्छे से छानने के बाद भी हमें किसी दूसरे आदमी के वहां आने का कोई सुराग नहीं मिला। लड़की बार बार यही बता रही थी कि वो भालू अंकल दिखने में बिल्कुल अलग था। उसका कद बहुत लंबा था और उसके शरीर पर बहुत बाल थे जैसे कि भालू के होते हैं और उसका चेहरा बहुत अजीब सा था। अजीब सा बच्ची ने यही बताया। हमने उस इलाके को कई हफ्तों तक छाना लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। वो मेरी लाइफ के सबसे लंबे चले केसेस में से एक था। आखिर में हार कर हमें वो केस बंद ही करना पड़ा। दूसरा केस था एक 11-12 साल की लड़की का जो अपनी मम्मी और दादाजी के साथ पहाड़ों पर घूमने के लिए गई थी। उसकी मम्मी ने बताया कि वो बस 1 मिनट के लिए एक पेड़ पर चढ़ी थी ये देखने के लिए कि आसपास और क्या क्या है। बस फिर वो लड़की उस पेड़ से कभी नीचे नहीं आई। पता नहीं पेड़ से ही कहां गायब हो गई। उन्होंने उसका घंटों तक पेड़ के नीचे वेट किया। ना कोई चिल्लाने की आवाज आई ना ही गिरने की। लड़की पेड़ के ऊपर से ही ऐसे गायब हो गई जैसे कि हवा में गायब हो गई हो। घंटों वेट करने के बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। जब हम वहां पहुंचे तो हमने भी उस इलाके को अच्छे से ढूंढा लेकिन लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो दोनों बच्चे कहां गायब हुए और उन मासूमों का ढूंढ ना पाने का दर्द मैं आज भी महसूस करता। कई बार जब किसी खोए हुए शख्स को ढूंढने जाना होता था तो मैं अकेला ही अपने खोजी कुत्तों को साथ लेके निकल पड़ता था और अक्सर वो खोजी कुत्ते मुझे सीधा किसी ऊंची पहाड़ी के नीचे ले जाते। कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं बल्कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां ना कोई पेड़ ना कोई चट्टान ना ही कोई पत्थर, सिर्फ सीधी खड़ी ऊंची पहाड़ियां जिन पर चढ़ना किसी आम इंसान तो छोड़ो किसी प्रोफेशनल के बस का भी नहीं था। ऐसी पहाड़ियां जहां ठीक से हाथ रखने तक की जगह नहीं होती थी और हमेशा ही खोया हुआ इंसान पहाड़ के ऊपर या फिर दूसरी तरफ ही मिलता था, वो भी हेलीकॉप्टर की मदद से कई कई किलोमीटर दूर। उन लोगों को याद ही नहीं होता था कि वो वहां कैसे पहुंचे। दिमाग घूम जाता था ये सोच के कि वो उस तरफ कैसे पहुंच जाते थे। कोई ना कोई जवाब तो जरूर ही होगा इसका, लेकिन मुझे इसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। एक केस मुझे अच्छे से याद है जिसमें हमें एक डेड बॉडी मिली थी। एक 11 साल की लड़की एक नदी पार कर रही थी। उस पे बने एक छोटे से पुल से अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे एक पत्थर पर जा गिरी। लड़की सर के बल गिरी थी और गिरते ही उसकी मौत हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने पहली बार कोई डेड बॉडी देखी हो, लेकिन उस लड़की की माँ को जब उसके मौत की खबर मिली तो उसकी माँ की वो दिल दहला देने वाली चीखें मैं कभी नहीं भूल सकता। लड़की की बॉडी को जब हम एम्बुलेंस में डाल रहे थे तब उसकी लाश को देख के उसकी माँ की वो दिमाग को फाड़ कर रख देने वाली चीखें बहुत डरावनी थी। ऐसा लगा मानो उसकी बेटी के साथ ही उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। उसकी चीख में जो दर्द था, ऐसा लगा
मानो उसकी बेटी के साथ उसकी भी मौत हो गई हो। कुछ दिनों बाद मेरे ही एक साथी ने बताया कि उस माँ ने खुदकुशी कर ली है। वो अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती थी। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। एक बार मुझे एक दूसरी टीम के अफसर के साथ काम करने का मौका मिला। मैं खुद भी एक ऑफिसर ही था। हुआ यूं था कि हमें एक इलाके में कुछ भालुओं के होने की रिपोर्ट मिली थी। उसी रिपोर्ट के सिलसिले में हम वहां जांच करने गए थे। दरअसल उसी दौरान उस इलाके में एक आदमी के खो जाने की भी रिपोर्ट मिली थी। वह आदमी पहाड़ी चढ़ने, हाइकिंग के लिए गया था और उसको कुछ दिन में वापस आ जाना था, लेकिन वो वापस आया नहीं। ट्रेनिंग के दौरान हमें पहाड़ चढ़ना सिखाया जाता है और उस आदमी को ढूंढने के लिए हमें बहुत मुश्किल पहाड़ियां चढ़नी पड़ी। आखिरी में हमें वो मिल ही गया। उसका पैर दो पत्थरों के बीच बने छोटे से छेद में फंस गया था और टूट गया था। मालूम पड़ा कि वो वहां 2 दिन से फंसा हुआ था और उसका पैर सड़ना शुरू हो चुका था। काफी देर मशक्कत करने के बाद किसी तरह हमने उसको बाहर निकला और हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया। हेलीकॉप्टर में सिर्फ डॉक्टर ही था उसके साथ। बाद में उस डॉक्टर ने हमको बताया कि वो आदमी चुप ही नहीं हो रहा था और रोए जा रहा था। बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि वो तो बिल्कुल ठीक था और अच्छे से पहाड़ी की चढ़ाई कर रहा था कि उसको वहां एक रहस्यमयी आदमी मिला। उस आदमी के पास चढ़ाई का कोई औजार नहीं था और वो सफेद कपड़े पहने हुए था। वो उस रहस्यमयी आदमी के पास गया और उसको पीछे से आवाज दी। वो आदमी पलटा तो उसने देखा कि उसका कोई चेहरा ही नहीं है। सिर था लेकिन कोई आंख, नाक, मुंह कुछ नहीं था। उसने बताया कि उस आदमी को देख के वो इतना डर गया कि जल्दी से पहाड़ी के नीचे आने लगा और उसी दौरान उसका पैर फिसला और वो वहां फंस गया। उसने बताया कि जब वो वहां फंसा हुआ था तो पूरी रात उस बिना मुंह के आदमी के नीचे उतरने की आवाजें सुनता रहा था। नीचे उतरते हुए उस आदमी की भयानक दिल दहला देने वाली चीखें पूरी रात उसने सुनी। डॉक्टर की ये बात सुन के मेरा रोग रोग खड़ा हो गया था। अच्छा हुआ जब वो ये कहानी सुना रहा था, मैं उसके साथ हेलीकॉप्टर में नहीं था। मेरी जिंदगी की सबसे भयानक केसेस में से था एक लड़की का ढूंढने का केस, जो कि अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ पहाड़ चढ़ने, हाइकिंग के लिए गई थी और उनसे अलग हो गई। उस दिन हम देर तक बाहर पहाड़ी पर ही उसको ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारे खोजी कुत्तों को उसकी गंध मिल गई थी। आखिरकार वो हमें मिली। जब वो हमें मिली तब वो एक बड़े सड़े लक्कड़ के अंदर सहमी हुई बैठी थी। उसको देखने से ही पता चल रहा था कि वो सदमे में थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके एक पैर का जूता भी गायब था और उसका बैग भी वहां नहीं था। हालांकि उसको कोई चोट नहीं लगी थी, इसलिए हम उसको अपने साथ पैदल ही वापस ले जाने लगे अपने बेस पर। अंधेरा हो चुका था। वापस जाते समय वो लड़की बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी और बार बार पूछ रही थी कि वो बड़ी बड़ी काली आंखों वाला आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है। हमें वहां कोई आदमी नहीं दिखा, लेकिन वो बार बार पीछे देख रही थी। हमें लगा शायद वो सदमे के कारण ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है, लेकिन हम जैसे जैसे अपने बेस के पास पहुंच रहे थे उसकी अजीब हरकतें बढ़ती जा रही थीं और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। बार बार वो मुझसे कह रही थी, उस आदमी को बोल दो मुझे देख के मुंह ना बनाए। एक मौका तो ऐसा आया कि वो लड़की वहीं रुक गई और पलट के चिल्लाने लगी, मेरा पीछा करना बंद करो, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें इन लोगों को भी तुम्हारे साथ नहीं ले जाने दूंगी। बड़ी मुश्किल से हम उसको खींच के आगे बढ़े, लेकिन उसके अचानक बाद हमें अपने चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अंधेरे होने के कारण कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मनो कोई खांस रहा हो, लेकिन वो कोई नॉर्मल खांसी नहीं थी, कोई बनावटी खांसी लग रही थी। एक लय में आ रही थी, वो भी चारों तरफ से, जैसे रान के अंधेरे में कीड़े आवाज करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। मुझे नहीं पता मैं उस आवाज को कैसे बयान करूं। जब हम अपने बेस पर बस पहुंचने ही वाले थे, वो लड़की रुकी और उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी ज्यादा फटी हुई थीं जितना कोई इंसान नॉर्मली नहीं खोल सकता। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, वो कह रहा है कि तुम जल्दी से यहां से निकल जाओ, उसको तुम्हारी गर्दन पर बना चोट का निशान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी गर्दन पर बचपन में लगी एक चोट का निशान है जो कि कपड़े पहनने के बाद नहीं दिखता, और उस टाइम तो मैंने जैकेट भी पहनी हुई थी। मुझे नहीं पता उस लड़की को उस निशान के बारे में कैसे पता चला, लेकिन जैसे ही उसने मुझको ये बोला, अचानक वो खांसने की आवाज बिल्कुल मेरे कान के अंदर से ही आने लगी। मेरे रोग रोग खड़ा हो गया और दिल धाड़ धाड़ बजने लगा। मेरे साथ मेरे और साथी भी थे। मैंने उनको बोला जल्दी से निकलो यहां से। मैं बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था अपने साथियों के सामने।
लेकिन सच ये है कि मैं उस समय हद से ज्यादा डर गया था। आखिर हम अपने बेस पहुंच गए, लेकिन उस रात जो हुआ उसको सोच के मैं आज भी कांप उठता हूं। ये अगली कहानी मेरी सारी कहानियों में सबसे अजीब है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि सभी टीम्स के साथ ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन जहां तक मेरी यूनिट का सवाल है तो ये बहुत आम सी बात थी हमारी यूनिट के लिए। हालांकि इसके बारे में कभी आपस में बात नहीं करी जाती थी। आप लोग चाहो तो किसी दूसरे खोजी दस्ते, सर्च एंड रेस्क्यू टीम के ऑफिसर्स से इसके बारे में पूछ सकते हैं। हो सकता है उनको इस बारे में पता भी हो, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि वो आपको बताएंगे नहीं इसके बारे में। हमारे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से हमको सख्त निर्देश होता था कि किसी भी हालत में इस बारे में कोई बात नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरू शुरू में मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद मुझे भी इनकी आदत पड़ गई थी और तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन ही इनसे सामना हो जाता था। होता यूं था कि तकरीबन हर एक केस में ही जब हमें किसी को ढूंढने के लिए जंगल में कई किलोमीटर अंदर तक जाना पड़ता था, कई किलोमीटर मतलब 5-7 किलोमीटर दूर अंदर जंगल के, हमें हमेशा ही घने पेड़ों के बीच में लकड़ी की बनी सीढ़ियां मिलती। हर बार अलग अलग सीढ़ियां, ऐसी सीढ़ियां मानो कि जैसे आपके घर में बनी होती है ऊपर जाने के लिए, बिल्कुल ऐसी। लेकिन सिर्फ सीढ़ियां, ना कोई घर, ना कोई कमरा, ना और कुछ। घना जंगल और बीच में रखी सीढ़ियां। ऐसी ऐसी जगहों पर हमें सीढ़ियां मिली जहां कोई आम आदमी पहुंच तक नहीं सकता था। सीढ़ियां रखना तो दूर की बात। पहली बार जब मैंने उन सीढ़ियों को देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने अपने ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने शांत रहने को बोला कि ये नॉर्मल है और घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोगों से मैंने पूछना चाहा, सबने ये एक ही बात कही। मैं उन सीढ़ियों के ऊपर जाना चाहता था, उनको अच्छे से चेक करने के लिए कि वो कहां से आई हैं, लेकिन मेरी यूनिट के लोगों ने एंड ऑफिसर्स ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया था, कभी भूल के भी उनके पास नहीं जाना है। अब तो जैसे उनकी आदत सी पड़ गई है, क्योंकि इतनी बार मुझे वो सीढ़ियां मिल चुकी हैं कि अब तो उन पर ध्यान भी नहीं जाता। इन रहस्यमयी सीढ़ियों की बात करूं तो मैंने बहुत तरह की सीढ़ी देखी हैं। जंगलों में सब सीढ़ियों की बनावट अलग अलग होती है और सबका साइज भी अलग ही होता था। कुछ सीढ़ियां बिल्कुल नई होती थी, मानो कि बिल्कुल अभी बनाई गई हो, तो कुछ बिल्कुल पुरानी और जर्जर हालत में होती थी। एक बार मैंने ऐसे सीढ़ी देखी जिसको देख के लगा कि वो अभी अभी किसी लोहे के दुकान से बन के आई हो। ज्यादातर सीढ़ियां जो कि लकड़ी की बनी लगती थी, वो सीढ़ी लोहे की बनी लग रही थी और धूप में चमचमा रही थी। आमतौर पर दूसरी सीढ़ियों से बड़ी थी और घूमकर ऊपर जा रही थी, बिल्कुल ऐसी जैसी बड़ी पानी की टंकियों में सीढ़ियां होती है, बिल्कुल ऐसी। सीढ़ियां बहुत बड़ी नहीं हुआ करती थी, इतनी ही होती थी जितनी आमतौर पर घरों में बनी होती है। मेरे पास कोई तस्वीर तो नहीं है उन सीढ़ियों की, क्योंकि उनकी फोटो लेने की सख्त मनाही थी हमें, और मैं अपनी जॉब नहीं गंवाना चाहता था। भविष्य में हो सकता है मैं आपको जरूर कोई फोटो खींच के दिखाऊं, लेकिन इसका वादा नहीं कर सकता। जब मैंने अपनी जॉब शुरू ही की थी, तब ट्रेनिंग के दौरान जो सबसे पहला केस मुझे मिला था वो था एक 8 साल के बच्चे को ढूंढने का केस। वो बच्चा अपनी मां से अलग हो गया था। ये एक ऐसा केस था जिसमें हमें पक्का यकीन था कि बच्चा जरूर मिल जाएगा, क्योंकि कुत्तों को बच्चे की गंध बहुत अच्छे से मिल गई थी और हमें बच्चे के उसी इलाके में होने के निशान भी मिल गए थे। आखिर में बच्चा मिल गया, करीब 2 किलोमीटर दूर उस जगह से जहां से वो खोया था। बच्चे को पता ही नहीं था कि वो खेलते खेलते इतनी दूर निकल गया था। हमारी ही टीम का एक साथी उसको वापस लाया अपने साथ। अच्छा हुआ मुझे उस बच्चे को अपने साथ नहीं लाना पड़ा, क्योंकि मैं बच्चों को हैंडल नहीं कर पाता हूं। मैं और मेरी ट्रेनर जब वापस लौट रहे थे तो मेरी ट्रेनर ने मुझसे कहा, चलो आज तुमको ऐसी जगह दिखाती हूं जहां हमें ज्यादातर खोए हुए लोग मिलते हैं। वो रास्ता आम रास्ते से अलग था और करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम 1 घंटे में उस जगह पहुंच गए। हम जैसे जैसे उस रास्ते में जा रहे थे, मेरी ट्रेनर मुझे वो तमाम जगह दिखाती जा रही थी जहां उन्हें खोए हुए लोग मिले थे। तभी मुझे कुछ दूर अजीब सा कुछ दिखाई देता है। आगे बताने से पहले बता दूं कि जिस जगह हम मौजूद थे वो पार्किंग से करीब 10-12 किलोमीटर दूर थी और साथ ही वो एक सरकारी जमीन थी और उस पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी थी। अब वो चीज जो मुझे दिखती है दूर से चमकती हुई सी लगती है और सीधी लाइंस से बनी दिखती है। अब घने जंगल के बीच सीधी लाइंस कैसे आ सकती है? मैं अपनी ट्रेनर को उस तरफ इशारों करता हूं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। मैं उस चीज को ठीक से देखने के लिए आगे बढ़ता हूं, लेकिन मेरी ट्रेनर पीछे ही रहती है। और जब मैं उस चीज के करीब 20 फीट पास पहुंचता हूं तो मेरा रोग खड़ा हो जाता है। सामने एक स्टेयरकेस है।
इतने घने जंगलों के बीच में जहां आदमी का नामो निशान तक नहीं हो, वहां सीढ़ियां रखी हुई हैं। साफ बताऊं तो उन सीढ़ियों का वहां होना हद से ज्यादा अजीब था। वो एक नॉर्मल स्टेयरकेस था जिस पर की लाल रंग की कालीन बिछी हुई थी और करीब 10-15 सीढ़ियां बनी थीं, बिल्कुल ऐसी जैसी घरों में होती हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि वो किसी घर में नहीं थी, बल्कि एक घने जंगल के बीचों बीच रखी थी। जिस लकड़ी से वो सीढ़ियां बनी थी, मैं उसकी लकड़ी को ठीक से देख सकता था। मैं उन सीढ़ियों के सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। तभी मेरी ट्रेनर आके मेरे साथ खड़ी होती है, बिल्कुल आराम से, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा वो देख के। मैं हैरान होकर उससे पूछता हूँ, ये है क्या चीज़? इसकी आदत डाल लो बच्चे, बहुत सामना होगा इनसे तुम्हारा। मेरी ट्रेनर हंसते हुए मुझसे कहती है। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ के पीछे खींच लेती है, जोर से। नहीं नहीं नहीं, सोचना भी मत, ट्रेनर मुझसे कहती है। उसकी आवाज़ नॉर्मल थी, लेकिन उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। तुम्हें ऐसी सीढ़ियां बहुत देखने को मिलेंगी, बस कभी उनके पास मत जाना, उनको छूना मत और उनके ऊपर मत जाना, बस उनको देख के अनदेखा कर देना, उसने मुझसे कहा। मैं उससे और ज्यादा पूछना चाहता था, लेकिन जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, मैं समझ गया था कि मेरे लिए ज्यादा ना पूछना बेहतर है। उसकी बात सही थी, क्योंकि मेरे कैरियर में हर हफ्ते ही 1-2 ऐसी सीढ़ियों से सामना हो ही जाता था। कई बार तो 2-3 किलोमीटर अंदर जाने पर ही उनसे सामना हो जाता था। कई बार 25-30 किलोमीटर दूर अंदर मिलती थी, ऐसी ऐसी जगहों पर जहां कुछ भी नहीं था सिवाय घने जंगलों के। ज्यादातर उनकी कंडीशन बिल्कुल नई जैसी ही होती थी, लेकिन हर बार अलग अलग साइज, अलग अलग डिजाइन। एक बार तो ऐसी मिली जैसे 18th सेंचुरी के किसी महल से निकाल कर रखी हो, कम से कम 10 फीट चौड़ी और करीब 20 फीट ऊपर जाती हुई। मैंने कई बार कई लोगों से इनके बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब जो मेरी ट्रेनर ने दिया था, डरो मत, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत मिलेंगी ऐसी, बस उनके पास मत कभी। बाद में जब मेरे ट्रेनीज मुझसे यही सवाल करते थे, तो मेरा भी यही जवाब होता था। मुझे पता ही नहीं था कि उनको और क्या बताऊं। उम्मीद है किसी दिन मुझे और कुछ जानने को मिलेगी उन सीढ़ियों के बारे में। जहां तक कि खोए हुए लोगों का सवाल है, तो आप मान सकते हो कि मेरे पास आने वाले लगभग आधे केसेस खोए हुए लोगों के ही हुआ करते थे। बाकी आधे केसेस फंसे हुए लोगों को निकालने होते थे, जैसे कि कोई पहाड़ी चढ़ते हुए गिर गया और चोट लग गई, या फिर किसी जंगली जानवर ने काट लिया हो, या फिर सांप या मधुमक्खियों ने डांक मार दिए हो, या फिर किसी ने अपने आप को जला लिया हो। आप यकीन नहीं मानेंगे ऐसा कितनी बार होता था कि कोई अपने आप को ही जला ले, वो भी गलती से। ऐसा करने वाले ज्यादातर जवान लड़के ही हुआ करते थे जो शराब के नशे में ऐसा कर बैठते थे। हमारी छोटी सी टीम हुआ करती थी, 7-8 लोगों की, और हमारी टीम में ज्यादातर लोग बहुत पुराने और एक्सपीरियंस थे, जो अपने काम को बखूबी समझते थे और करते थे। ज्यादातर केसेस में हमें खोए हुए शख्स का कोई ना कोई सुराग मिल ही जाता था, लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते थे जहां हमें कोई सुराग ही नहीं मिल पाता कि खोया हुआ शख्स आखिर कहां गायब हुआ। ऐसे केसेस मुझे सबसे ज्यादा पेचीदा लगते थे, क्योंकि कोई सुराग ही नहीं मिलता था। ऐसा ही एक केस मुझे याद है जिसने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि उस केस में हमें सुराग भी मिल गया था, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उस सुराग ने केस सुलझाने के बजाय और कई सवाल खड़े कर दिए थे। हुआ यूं कि एक आदमी जिसकी उम्र करीब 65 साल थी, वो पहाड़ पर चढ़ने हाइकिंग के लिए गया था। उसकी वाइफ ने हमको कॉल किया कुछ दिन बाद उसके वापस ना आने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। दरअसल उस आदमी को दौरे आने की बीमारी थी और वो बिना छड़ी के चल भी नहीं पाता था। उसकी वाइफ को लगा कि शायद वो अपने दवाई लेना भूल गया है और बीच में उसको कहीं दौरा पड़ गया है। इससे पहले कि आप पूछें, मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता कि वो आदमी अकेले ही क्यों गया पहाड़ पर, जबकि उसको पता था कि उसको ये बीमारी है, या फिर उसकी वाइफ उसके साथ क्यों नहीं गई। मैं इस तरह के सवाल नहीं पूछा करता था, क्योंकि एक पॉइंट के बाद इन सवालों का कोई मतलब नहीं रह जाता था। कोई साथ गया या नहीं गया, उससे मुझे क्या मतलब। मेरा काम खोए हुए को ढूंढने का था और मैं उसी पर फोकस करना चाहता था। तो फिर हमने उस आदमी को ढूंढने की कार्यवाही शुरू की, नॉर्मली जैसे हम हर एक केस में ही करते हैं। हमने 3 टीम्स बनाई और उस इलाके को अच्छे से छानना शुरू किया, और थोड़ी देर बाद ही हमारे एक साथी को वो रास्ता मिल गया जिस पर वो आदमी गया था। फिर क्या था, हमने उसी रास्ते का पीछा करना शुरू कर दिया। अचानक मेरे रेडियो, फोन, वॉकी टॉकी पर एक साथी की कॉल आई और उसने हमें पीछे आने को कहा। आमतौर पर ऐसी कॉल आने का एक ही मतलब होता है कि या तो खोया हुआ शख्स मिल गया है या उसकी बॉडी रिकवर की गई है। तो हम सब उस जगह पहुंचे जहां हमें हमारे साथी ने बुलाया था। वहां पहुंचे तो देखा कि हमारा साथी एक पेड़ के नीचे खड़ा था
और ऊपर देख रहा था। उसके दोनों हाथ उसके सर पर थे। मैंने दूर से ही उसको आवाज लगाई तो उसने पेड़ के ऊपर हाथ करके इशारा किया। मैंने ऊपर देखा तो एक बार के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ। अपनी आंखों पर पेड़ के करीब 30 फीट ऊपर टहनी पर एक छड़ी, वॉकिंग स्टिक, लटकी हुई थी। उस छड़ी के ऊपर का हिस्सा जिसको कि हाथ में पकड़ा जाता है वो अच्छे से टहनी में टंगा हुआ था और वो छड़ी झूल रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उस खोए हुए बूढ़े शख्स ने उस छड़ी को 30 फीट ऊपर उछाल कर वहां टांग दिया हो। और ना ही हमें वहां उस आदमी के आने का कोई निशान मिला। हम काफी देर वहीं खड़े उस झूलती हुई छड़ी को ही देखते रहे। हमने बहुत देर तक उस इलाके को छाना लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। यहां तक कि खोजी कुत्तों, डॉग स्क्वाड को भी काम पर लगाया, लेकिन वो कुत्ते भी उस पेड़ के नीचे पहुंचते ही उसकी गंध खो देते थे। कुछ दिन बाद हार कर हमने वो केस बंद किया क्योंकि हमें और भी केसेस पर काम करना होता था और उससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते थे। उसकी वाइफ हमको महीनों तक डेली कॉल करके पूछती कि उसका हस्बैंड मिला क्या, और हर बार उसकी उम्मीदों का टूटना बहुत दिल तोड़ने वाला था। मुझे नहीं पता कि इस एक केस ने ही मेरा दिल इतना क्यों तोड़ा। शायद इसलिए कि उसके मिलने के चांसेस सबसे कम थे, या फिर इसलिए कि हमें इतना बड़ा क्लू मिलने के बाद भी हम उस शख्स को ढूंढ नहीं पाए। आखिर वो आदमी उस पेड़ तक कैसे पहुंचा? क्या किसी ने उसका कत्ल करके उसकी छड़ी को वहां टांग दिया था हमको चैलेंज करने के लिए? हमने बहुत कोशिश करी उसको ढूंढने की, लेकिन नहीं ढूंढ पाए। ऐसा लगा किसी ने हमको चैलेंज किया कि ढूंढ के दिखाओ, और हम उस चैलेंज में फेल हो गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।